ब्रिटिश प्रशासकों की साम्राज्यवादी नीति। 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश प्रशासकों की साम्राज्यवादी नीति का विशेष योगदान माना जाता है। क्लाइव से लेकर डलहौजी लगभग सभी गवर्नर एवं गवर्नर जनरलों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साम्राज्यवादी नीति का ही अनुसरण किया था। इन प्रशासकों द्वारा शासन का एक ऐसा ढांचा विकसित किया गया था जिसे समय के साथ साथ भारतीयों का शोषण बढ़ता ही गया। वेलेस्ली की सहायक संधि लागू करने से राज, नागरिक और राजवंश तीनों अंग्रेजों की सेना के अंतर्गत आ गए। इस सेना को उपयोग में लेने के लिए जिस तरह अंग्रेजों की आर्थिक मांग बढ़ गई, इससे भी सामान्य जनता का शोषण कई गुना बढ़ गया। एक ऐसी भी परिस्थिति आई कि अंग्रेजों ने रियासतों के आंतरिक मामले में अपने हित के अनुसार हस्तक्षेप करना भी प्रारंभ कर दिया। डलहौजी ने अपने हड़प की नीति के सिद्धांत के आधार पर बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय रियासतों को अपने साम्राज्य का अंग बनाया, जिस कारण कई रियासतें अपने साम्राज्य का नियंत्रण खोने के लिए बाध्य हो गईं, जैसे कि सतारा, जैतपुर, झांसी और संबलपुर जैसे राज्य। डलहौजी ने अपने हड़प की नीति को और अधिक कठोर बनाने के लिए गोद लेने की प्रथा को भी पूरी तरह से बंद कर दिया। कुछ रियासतों में गोद लिए गए पुत्रों को उत्तराधिकारी भी नहीं माना गया, जिससे मराठा में नाना साहब। डलहौजी बृहद साम्राज्यवादी संकल्पना से अपनी नीति को क्रियान्वित किया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने कुछ रियासतों को हड़प की नीति के विरुद्ध जाकर अपने साम्राज्य में मिलाया, जैसे कि अवध। दूसरी पॉइंट, पेंशन एवं उपाधियों का अंत। 1849 में डलहौजी ने एक घोषणा की थी कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद मुगलों को लाल किला खाली करना पड़ेगा। लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में यहाँ तक कह दिया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद मुगलों से बादशाह एवं सम्राट की पदवी भी छीन ली जाएगी। उन्हें केवल राजा का संबोधन ही प्राप्त हो सकता है। डाक, तार एवं रेलवे का विकास। पहला, कच्चा माल ब्रिटेन ले जाना, जिसके कारण व्यापार बढ़ा, जनता में विद्रोह की भावना भी बढ़ गई। चौथी पॉइंट, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856। इस अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि अगर भारतीय लोग सेना में भर्ती होंगे तो आवश्यकता पड़ने पर उन्हें समुद्र पार युद्ध करने के लिए भी जाना पड़ सकता है। विद्रोह का प्रसार। 1857 के विद्रोह का प्रसार। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के विरोध में अपने 2 अधिकारियों ह्यूसन एवं बाग की हत्या कर दी। अंग्रेजों ने 8 अप्रैल 1857 को सेना का मनोबल कम करने के लिए मंगल पांडे को फांसी दे दी। इसे 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण माना जाता है। अंग्रेजों ने कई अन्य सिपाहियों को भी दंडित करने का प्रयास किया था, जिसके परिणाम स्वरूप 10 मई 1857 को मेरठ के जवानों ने ब्रिटिश सेना के विरुद्ध औपचारिक रूप से विद्रोह करने की घोषणा कर दी। इस तरह 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को माना जाता है। मेरठ के विद्रोही जवानों ने 11 मई 1857 को प्रातःकाल में यमुना नदी को पार करके दिल्ली में प्रवेश किया। उन्होंने दिल्ली में प्रवेश करने के दौरान सबसे पहले चुंगी घर को नष्ट किया। अंग्रेजों के राजनीतिक सलाहकार साइमन फ्रेजन की हत्या की। दिल्ली के शस्त्रागार का अध्यक्ष कर्नल बिलोवी विद्रोही सैनिकों के हमले के कारण घायल हुआ और जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह विद्रोह करने वाले सैनिकों ने लाल किले पर पहुंचकर बहादुर शाह जफर को इस विद्रोह का नेतृत्व संभालने के लिए आग्रह किया। 4 जून 1857 को नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने तब विद्रोह किया जब उन्होंने अपने बेटे विजिस कादिर को अवध का नवाब बनाने के लिए आग्रह किया, जिसे अंग्रेजों ने पूरी तरह से ठुकरा दिया। लखनऊ के बाद इस विद्रोह का प्रसार झांसी में हुआ, जहां पर गंगाधर राव की मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को शासक के रूप में स्थापित करना चाहती थीं। अंग्रेजों ने झांसी की रानी के इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। कानपुर में विद्रोह की शुरुआत 5 जून 1857 में शुरू हो गई। अंतिम पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र नाना साहब ने अंग्रेजों से स्वयं को पेशवा घोषित करने की सहमति की मांग की। अंग्रेजों ने इनके आग्रह को भी ठुकरा दिया। नाना साहब के प्रबल समर्थक तात्या टोपे ने भी इस विद्रोह में नाना साहब का साथ दिया था। 12 जून 1857 को जगदीशपुर बिहार के जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोह किया था। इन सब के अलावा इलाहाबाद में लियाकत अली, बरेली में खान बहादुर खान, दिल्ली में कर्नल हडसन, लखनऊ और कानपुर में कैंपबेल ने, झांसी में ह्यूरोज, जगदीशपुर में विलियम टेलर और फैजाबाद में
कर्नल रेनाल्ड आदि ने विद्रोह को कुचलने के साथ साथ ब्रिटिश प्रशासनिक नियंत्रण को भी बनाए रखा। ह्यूरोज ने झांसी की रानी के विषय में कहा था कि वो विद्रोहियों में अकेली मर्द हैं। 1857 के विद्रोह का स्वरूप। 1857 के विद्रोह के स्वरूप के विषय में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग राय हैं। 57 के विद्रोह को विवेचित करते हुए विनायक दामोदर सावरकर ने इसे एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम माना है। विजरैली का मत है कि 1857 का यह विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस और सीले ने 1857 के विद्रोह को पूरी तरह से सैनिक विद्रोह माना है, जबकि जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने इस विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र माना है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने 1857 के इस विद्रोह को जन क्रांति की संज्ञा दी। प्रसिद्ध इतिहासकार आर.सी. मजूमदार ने इस विद्रोह के विषय में लिखा था कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। पीसी जोशी ने 1857 के विद्रोह पर अपना मत प्रकट करते हुए कहा कि यह विद्रोह किसानों और सैनिकों का प्रजातांत्रिक गठजोड़ था, जबकि टी.आर. होम्स ने 1857 के विद्रोह को सभ्यता का बर्बरता के मध्य संघर्ष कहा। 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण पहला, कुशल नेतृत्व का अभाव इन विद्रोही शक्तियों का पृथक होना अर्थात सामंजस्य की कमी। दूसरा, पर्याप्त मात्रा में युद्ध सामग्री का अभाव। तीसरी पॉइंट, जमींदार वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग का साथ नहीं मिल पाना। कुछ भारतीय रियासतों ने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया, साथ ही कुछ राजाओं द्वारा के दमन में अंग्रेजों का साथ दिया गया। पांचवां, कुछ क्षेत्रों में जनता का समर्थन मिला, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में जनता का समर्थन नहीं मिल पाया। छठवां, बंगाल एवं दक्षिण भारत का विद्रोह से पृथक रहना, अंग्रेजों द्वारा तार और रेल का प्रयोग करना। विद्रोहियों के पास निश्चित लक्ष्य और आदर्श का अभाव था। 1857 के विद्रोह के बाद किए गए परिवर्तन। 1858 के अधिनियम के निर्माण के समय ब्रिटिश शासन का संचालन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पामर्स्टर्न के नेतृत्व में हो रहा था। यही कारण है कि उन्होंने कंपनी के शासन को समाप्त करना भारत के शासन के संचालन के लिए आवश्यक माना। भारतीय शासन 1858 की ईस्वी की पहले की तुलना में अधिक प्रतिक्रियावादी हो गया और अब उदारवाद का दिखावा त्याग दिया। 1858 के अधिनियम में कुल 16 उपबंध निर्मित किए गए थे, जिसमें 7 का संबंध केंद्रीय सरकार और गृह सरकार के संबंधित कार्यों से था। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन ब्रिटिश सम्राट के नाम से संचालित होने लगा, अर्थात कंपनी ने भारत के राजनीतिक नियंत्रण को ब्रिटिश सम्राट को सौंप दिया। दूसरा, भारत सचिव पद की स्थापना। इस अधिनियम के अंतर्गत इंग्लैंड में भारत सचिव का पद निर्मित किया गया। भारत सचिव ब्रिटिश संसद का सदस्य होता था। इस पद के निर्माण से पहले यह कार्य संचालक समिति या बोर्ड ऑफ कंट्रोल का था। 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ। अब उनके सारे अधिकार भारत सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को सुपुर्द कर दिए गए, मतलब उनको दे दिए गए। भारत सचिव ब्रिटिश सम्राट, ब्रिटिश संसद एवं ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी होता था। तीसरा, भारतीय परिषद की स्थापना। भारत सचिव की कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए तथा उनको सहयोग देने के लिए 15 सदस्यों की एक भारतीय परिषद की स्थापना भी की गई। इन 15 सदस्यों में 8 सदस्य ब्रिटिश सम्राट द्वारा मनोनीत होंगे, जबकि 7 सदस्य संचालक मंडल द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। यह भी प्रावधान किया गया कि सदस्य बनने के लिए 10 वर्ष तक का भारत में रहने का अनुभव होना चाहिए। इन सदस्यों को 1200 वार्षिक पाउंड वेतन देने का निर्धारण किया गया, जो कि भारतीय खजाने से ही दिया जाता था। इन सदस्यों को सम्राट कभी भी संसद के अनुरोध पर हटा सकता था। भारत सचिव एवं परिषद के मध्य संबंध। जब भी परिषद की बैठक होगी, उसकी अध्यक्षता सचिव करेंगे, भारत सचिव करेंगे। परिषद का प्रमुख कार्य सचिव को मंत्रालय देना था, लेकिन सचिव को निर्णय परिषद के बहुमत के आधार पर ही लेना होता था। भारत सचिव महत्वपूर्ण समस्याओं के संदर्भ में गवर्नर जनरल को गुप्त सूचनाएं परिषद के सदस्यों को बिना बताए एवं बिना विश्वास में लिए भेज सकता था। भारत की गवर्नर जनरल, जिसे वायसराय कहा जाता था, तथा प्रांतों के गवर्नर की नियुक्ति भारत सचिव की सिफारिश पर सम्राट करने लगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति सम्राट की अनुमति से गवर्नर जनरल कर सकता था। कंपनी की नौसैनिक शक्ति एवं अन्य सेना को ब्रिटिश सम्राट की सेना में बदल दिया गया। कंपनी द्वारा की गई संधियों का ब्रिटिश सम्राट आदर करेगा। कंपनी के समस्त अनुबंधों, समझौतों और उत्तरदायित्वों का भारत सचिव वहन करेगा। भारत सचिव का यह भी उत्तरदायित्व था
कि वह भारत की आय व्यय का लेखा जोखा ब्रिटेन की संसद में रखे। ब्रिटिश शासन को प्रभावशाली बनाने के लिए कई और प्रकार के भी निर्णय लिए गए थे, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों के अनुपात में परिवर्तन, सेना के पुनर्गठन पर बल, भारतीय रियासतों को भरोसे में लेने की नीतियों पर बल, नए राज्यों को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की भावना को हतोत्साहित करना, भारतीय राजाओं को दत्तक पुत्र लेने की अनुमति देने, स्थानीय राजाओं के अधिकार का सम्मान आदि जैसे निर्णय भी लिए गए थे। 1 नवंबर 1858 को भारत के निराशावादी वातावरण में इलाहाबाद में एक अंग्रेजी दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया गया। धन्यवाद।